हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पर्यावरण विषय की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर नामक टॉपिक की। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की चर्चा की थी, उसमें भी थोड़ा बहुत हमने आपको अक्षांश रेखाओं के संबंध में समझाया था। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और व्याख्या के सहित आपको बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, किसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चलते हैं हम, 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लीजिए आप। तो चलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरफ। सबसे पहले एक बार दोबारा से हम आपको समझाएंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। कल भी समझाया था, एक बार फिर दोबारा से उसको रिपीट करिए, समझिए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, ज्यादातर स्टूडेंट, और जितने भी जुड़ने वाले हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। गोलू मोलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीन अंसारी जी गुड आफ्टरनून। मानसी मैम गुड आफ्टरनून। वंदना जी नमस्ते। आप सबके कमेंट में देख पा रहा हूं, मेरी आवाज आप लोग क्लियर अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं, मुझे जल्दी लिख के बताइए फटाफट। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, जितने भी स्टूडेंट आने वाले हो जल्दी से आ जाइए फटाफट से। भारती मैम गुड आफ्टरनून। वंदना जी हेलो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि पृथ्वी के ग्लोब पर किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाने के लिए हमने पृथ्वी के ग्लोब को कुछ काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया है, जिनमें कुछ काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई हैं और कुछ काल्पनिक रेखाएं लंबवत रूप से खींची गई हैं। और पृथ्वी के ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। देखिए ये अक्षांश रेखाएं हैं। और पृथ्वी के ग्लोब पर जो लंबवत रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहा जाता है और देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लॉन्गिट्यूड्स के नाम से। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर पृथ्वी पर एक जाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जाल का। कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से जाल का निर्माण करेंगी अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर। और पृथ्वी के ग्लोब पर बना अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो जाल है इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल पृथ्वी के ग्लोब पर ग्रिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आज व्याख्या सहित हम पूरी डिटेल्ड तरीके से बताएंगे आपको अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। कल हमने शॉर्ट में उनको बताया था क्योंकि हमें पृथ्वी की गतियां और दिन और रात का छोटा और बड़ा होना नामक टॉपिक आपको समझाना था। चलिए आज डिटेल में व्याख्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी फटाफट से। शिवपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस सही है कह रहे हैं। प्रियंका जी अक्षांश रेखाओं के बारे में अभी हम बताने वाले हैं, आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, मैं अभी अभी बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। कुमार अमित जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं अक्षांश रेखाओं की, लैटिट्यूड्स की।
तो जैसा कि मैंने अभी अभी चर्चा की, पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। आखिरकार लैटिट्यूड्स को पृथ्वी पर खींचा कैसे गया, पृथ्वी के ग्लोब पर कैसे खींचा गया? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं। इनको पृथ्वी पर नहीं खींचा गया, केवल और केवल पृथ्वी के ग्लोब पर खींचा गया है। अर्थात अगर हम किसी पृथ्वी के स्थान पर देखें कि अक्षांश रेखाएं कहां हैं, तो हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। केवल और केवल पृथ्वी के ग्लोब पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए इनको ट्रेस किया गया है। देखिए, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई, इस चीज पर हम चर्चा करने वाले। आखिरकार किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची गई? जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उससे होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और इसी को इक्वेटर कहा जाता है, और इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए, ये जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर आधे आधे गोलों में बांट रही है। ऊपर वाला आधा गोला कल हमने बताया था उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो आधा गोला है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब हमने उत्तरी गोलार्ध में भी कुछ क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हमने खींची हैं। उनको खींचा कैसे है, इस चीज की चर्चा करते हैं। देखिए, हमने ये जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, अर्थ के ग्लोब का जो केंद्रीय भाग है, वहां से आर्क लगाई, चाप खींची 1 डिग्री की, और इधर भी एक चाप खींच दी। देखिए, यहां पे रखा प्रकाल और इस जगह पे चाप लगा दी 1 डिग्री, और इन 1 डिग्री के चापों को आपस में मिला दिया, तो ये बन गई 1 डिग्री की अक्षांश रेखा। पुनः हमने यहीं से 2 डिग्री का चाप लगाया इधर, और 2 डिग्री का चाप लगाया इधर। ये 2 डिग्री का चाप है, ये भी 2 डिग्री का चाप है, और इन दोनों डिग्री के चापों, दोनों चापों को हमने आपस में मिला दिया, जिसके कारण ये बन गई 2 डिग्री की अक्षांश रेखा। और ठीक इसी प्रकार कोणीय चाप लगाते हुए हमने 1 से लेकर 90 डिग्री तक की अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींच दी। कितनी? 1 से लेकर 90 डिग्री तक की अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में खींच दी। यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमने दक्षिणी गोलार्ध में भी की। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सबको। विनोद जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। शिवपाल जी हेलो। चलिए, यही सेम प्रोसेस हमने दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में की। इस केंद्रीय भाग से चाप लगाया यहां 1 डिग्री का, और इधर भी चाप लगा दिया 1 डिग्री का, और इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया, बन गई दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री की रेखा। 1 डिग्री साउथ, ये 1 डिग्री नॉर्थ थी, ये 2 डिग्री नॉर्थ थी, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और ये 1 डिग्री साउथ। इसी प्रकार केंद्रीय भाग से हमने एक चाप लगाया 2 डिग्री का, और इधर भी 2 डिग्री का चाप लगा दिया, और इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया, बन गई ये क्या? 2 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार से हमने विभिन्न कोणीय दूरियों के आधार पर, कोणीय चाप के आधार पर 0-1 से लेकर 90 डिग्री तक की रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में भी खींच ली। क्या कर दी? दक्षिणी गोलार्ध में भी खींच ली। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं का रेखांकन पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में किस प्रकार से किया गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपकी। संदीप जी गुड आफ्टरनून। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे की। तो कल जैसा कि हमने बताया था कि जब भी हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो क्लाइमेट के अध्ययन के दौरान कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं का बार बार जिक्र होता है,
और उन विशेष अक्षांश रेखाओं को कुछ स्पेशल नेम्स दे दिए गए हैं जिससे कि अध्ययन सरल हो जाए। अध्ययन की सरलता के लिए कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं को स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री की रेखा मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ही जो 66.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में ही जो 90 डिग्री की रेखा है उसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में हम आते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम चर्चा करें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए 23.5 डिग्री की जो साउथ की रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। और दक्षिणी गोलार्ध में ही जो 90 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। क्या बोलेंगे उसको? दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। इस प्रकार से कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए और उन स्पेसिफिक नेम्स को मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से यह समझ में आ गया होगा। सतीश जी गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी जय हिंद। जितने भी स्टूडेंट जुड़ने हैं जुड़ जाइए फटाफट से, जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई दोस्त रहना नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो जितना मैंने समझाया उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे आगे की चर्चा करते हैं। देखिए एक बार फिर से इसी मैप पर आते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री की रेखा है, विषुवत रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर कितनी है? 1 से लेके 90 तक यानी 90 रेखाएं हैं। और इक्वेटर से नीचे कितनी है? 1 से लेके 90 तक यानी कि 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हैं और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं। साथ ही साथ एक 0 डिग्री की रेखा भी तो है। यानी कि देखिए अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में है 1 से लेकर 90 डिग्री तक, अर्थात 90 अक्षांश रेखाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी? जल्दी फटाफट बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 डिग्री तक की रेखाएं, अर्थात 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की चर्चा करेंगे तो इसमें एक रेखा और जोड़ दी जाएगी जो कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा, अर्थात 0 डिग्री की रेखा। और ये सारी की सारी रेखाएं मिलकर कितनी हो जाती हैं? 181, 181। देखिए कुछ पुस्तकों में एक चीज लिखी होती है, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बारीकी समझिएगा इसकी। कुछ पुस्तकों में लिखा होता है कि अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179। और फिर साथ ही लिखा होता है कुल अक्षांश 181, 181। इसका मतलब क्या है? कुछ पुस्तकों में लिखा होता है कि कुल अक्षांश रेखाएं 179 है और कुल अक्षांश, अगर रेखा शब्द हटा दी जाए, कुल अक्षांश 181 है। तो इसका मतलब क्या है? बोलिए जल्दी फटाफट से। आरती पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए जल्दी फटाफट से इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो एक पॉइंट है और दक्षिणी ध्रुव भी एक पॉइंट है, रेखा नहीं है। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल
दोनों बिंदु हैं, बिंदु पॉइंट हैं, रेखा नहीं है। इसीलिए अगर कुछ पुस्तकों में लिखा होता है कि अगर रेखा शब्द आ जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि दो रेखाओं को इससे लेस कर दिया जाता, हटा दिया जाता रेखाओं की श्रेणी से, इसलिए इनकी संख्या 2 घट के कितनी हो जाती है 179। और कुल अक्षांशों की अगर चर्चा करें तो फिर वही संख्या आ जाती है 181, यानी उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी शामिल कर लिया जाता है। अर्थात कुछ पुस्तकों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मानते हुए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 बताई जाती है, और वहीं उन पुस्तकों में कुल अक्षांश की संख्या 181 भी बताई जाती है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। विशाखा यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया आपकी। शोले सर की, मिस्टर सिराज जी, शोले सर की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। शोले सर की क्लासेस कुछ दिनों बाद आपको यथावत मिलती रहेंगी जब तक उनकी थोड़ी तबीयत में सुधार हो जाए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमने चर्चा की कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181। अब हम चर्चा करते हैं किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। क्वेश्चन आता है किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। देखिए कुल किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी? लगभग 111 किलोमीटर होती है किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखें, एक बार दोबारा से आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं। एक पॉइंट और बताना है आपको। देखिए इन सभी अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई होती है, और इसी के कारण 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को या विषुवत रेखा को हम वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं, अर्थात ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि सभी अक्षांश रेखाएं ऑल लैटिट्यूड्स पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, अर्थात जहां से वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगी उसी पॉइंट पर आकर समाप्त होंगी, यानी कि पूरे गोले का निर्माण करेंगी, पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगी, आधे गोले का या अर्धवृत्त का निर्माण वो नहीं करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? किस प्रकार के गोले का निर्माण करेंगी? पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगी, आधे गोले का निर्माण नहीं करेंगी। और जिनमें विषुवत रेखा 0 डिग्री की जो रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी। क्या बनाएगी? सबसे बड़ा वृत्त, जिसे ग्रेट सर्किल या महावृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्किल या महावृत्त। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो अक्षांश रेखाओं से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज जितने भी पॉइंट्स मैंने अक्षांश रेखाओं के संबंध में समझाए हैं उनको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कराता हूं, तैयार रहिए, फटाफट से सुनिए। देखिए मैंने बताया कि पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एक बार क्वेश्चन में आया कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की दूरी का प्रदर्शन करती हैं, तो आप जवाब देंगे कोणीय दूरी का प्रदर्शन करती हैं। यानी अक्षांश रेखाओं को जो खींचा गया वो कोणीय चाप, कोण बना के खींचा गया है, इसलिए कोणीय दूरी का प्रदर्शन कर रही हैं। किस प्रकार की दूरी का प्रदर्शन कर रही हैं? कोणीय दूरी का। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। कितनी? 179। किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। कितनी होती है? बोलिए जल्दी, फटाफट से कमेंट करके बताइए। 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम चर्चा करें सभी अक्षांश रेखाएं कैसे वृत्त का निर्माण करती हैं, फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, फुल सर्किल का निर्माण करती हैं, जिनमें से जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, वो महावृत्त का निर्माण करती है, ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं का अध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्व है, इसीलिए अध्ययन की सरलता के लिए हमने उनको कुछ विशेष स्पेशल नेम्स दिए हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी की रेखा को हम
आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी की रेखा को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 0 डिग्री के अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी की रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी की रेखा अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। और 90 डिग्री दक्षिणी की रेखा दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिणी ध्रुव। उम्मीद करता हूं आपको अक्षांश रेखाएं पूरी तरीके से याद हो गई होंगी, पूरी तरीके से रट गई होंगी। मेरी क्लास, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी रही होगी। चलते हैं हम, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए मेरी क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है देशांतर रेखाएं। चंदपाल जी, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको नोट करते चलिए, अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आ रहा है देशांतर रेखाओं का। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर भी कहा जाता है, ठीक है। इनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने अभी अभी देखा होगा कि पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, कौन सी रेखाएं? लंबवत रेखाएं जो खींची जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? बोलिए जल्दी फटाफट से। उन्हीं रेखाओं को हम लोग कहते हैं क्या? देशांतर रेखाएं। ये जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है वो ब्रिटेन में लंदन में स्थित ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। और यही कारण है कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? फटाफट बता दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से उसको जानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इस 0 डिग्री ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर आधे आधे गोलों में बांट रही है। इधर वाला आधा गोला पश्चिमी गोलार्ध है और इधर वाला आधा गोला पूर्वी गोलार्ध। ये वाला आधा गोला कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला आधा गोला कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। बोलिए फटाफट से जवाब दीजिए। पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपकी। इसके बाद पश्चिमी गोलार्ध में भी और पूर्वी गोलार्ध में भी, दोनों में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए रेखाएं खींची गई हैं। देखिए ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। देखिए ये सारी रेखाएं कहां से स्टार्ट होती हैं? उत्तरी ध्रुव से, और कहां पर जाकर समाप्त होती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। अर्थात ये रेखाएं किस प्रकार का वृत्त बना रही हैं? आधा अर्धवृत्त। बोलिए जल्दी, कैसा वृत्त बना रही हैं? कैसा व्रत बना रही है? बताइए फटाफट से। अर्धवृत्त, आधा गोला बना रही है। सभी लोग पढ़ने पर ध्यान दें, अनावश्यक कमेंटों पर ध्यान न दें, पूरी क्लास का आनंद लें, इधर उधर न देखें। जल्दी फटाफट से देखिए। ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। किस प्रकार के वृत्त का निर्माण करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पर देखिए ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर किन्हीं भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देखिए 111 किलोमीटर,
111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। यानी कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा इक्वेटर पर हमेशा 111 किलोमीटर होगी, जो ध्रुवों की ओर जाते जाते धीरे 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 घटने लग जाती है। चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर आइए, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर आइए, जो ध्रुवों की ओर जाते जाते क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। देखिए घट रही है, घट रही है, देखिए घट रही है। यानी कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर जाते जाते घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। देशांतर रेखाएं कैसा वृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। कैसा वृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, बोलिए 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। चूंकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही थी, तब उनकी संख्या 181 थी, और जब देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करेंगी तो उनकी संख्या अक्षांश रेखाओं के जस्ट डबल होनी चाहिए। इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 360। कितनी होती है, 360। यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी थी, वहां मैंने बताया था कुल अक्षांश रेखाएं 179 और कुल अक्षांश 181, और कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। कितनी, 360। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी, 111 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है। अक्षांश रेखाएं कैसा वृत्त बना रही थी, पूर्ण वृत्त, और देशांतर रेखाएं कैसा वृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त। कैसा वृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त। देखिए देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए बीच वाला जो क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोरे। किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको गोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से। प्रियंका यादव जी कह रही है सर ये किधर से किधर जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं नामक दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हम अग्रसर होते हैं अगले पॉइंट की ओर, और जो अगला पॉइंट है वो है समय मापन। क्या है, समय मापन। समय मापन। देखिए देशांतर रेखाओं के आधार पर ही टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, समय मापा जाता है। इसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि भारत का समय 12 बज रहे हैं तो श्रीलंका में कुछ समय कुछ और है, पाकिस्तान में समय कुछ और है, ब्रिटेन में समय कुछ और है, और अमेरिका में समय कुछ और है। इसका मतलब लगभग हर देश में अलग अलग समय है, और ये अलग अलग समय होने का कारण क्या है उस चीज की हमें चर्चा करनी है। वही चीज इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमको जानना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, स्थानीय समय और मानक समय, इन चीजों को समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। जो कोई आना हो उसको भी जोड़ लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने शुरू होने जा रहा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको पता है कि पृथ्वी के ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360। कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कुल देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं 360। कितनी होती है बोलिए फटाफट से, 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है। देखिए पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चक्कर कितने समय में लगा लेती है, 24 घंटे। बोलिए फटाफट से, कितने समय में,
24 घंटे में अपनी द्वीप का एक चक्कर पूरा कर लेती है, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने समय में? 24 घंटे में। बोलिए फटाफट से, कितने समय में? 24 घंटे में। यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 24 घंटे। और पृथ्वी के एक्सिस पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? पृथ्वी के ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं? 360। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को घूम जाती है। अर्थात पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसपे 360 देशांतर रेखाएं खिंची हुई हैं। तो एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाओं को पार करेगी पृथ्वी? 360/24 बराबर 15 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में लगभग एक घंटे का समय लगता है। क्या कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में लगभग एक घंटे का समय पृथ्वी को लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 60/15 बराबर 4 मिनट का समय लगेगा। बोलिए कितने मिनट का समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर जाएंगे तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का अंतर होगा? बोलिए जल्दी से, फटाफट से बोलिए। 4 मिनट का अंतर होगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का। अच्छा, पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, यानी इस प्रकार घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, और सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूर्व से। सूर्य सबसे पहले हमें सुबह के टाइम किस दिशा में दिखाई देता है? पूर्व दिशा में। इसका मतलब क्या है कि पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होना चाहिए। पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होना चाहिए। इसको और अच्छी तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, इसको इतना समझिए आप कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, चक्कर अपनी एक्सिस पर घूमती है, और सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। इसीलिए पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय हमेशा पीछे होता है। अर्थात हम इसको एक उदाहरण देकर समझाएंगे आपको। देखिए, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री की देशांतर रेखा पर मैंने मान लिया कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं? दोपहर के 12 बजे हुए हैं। इसके 0 डिग्री के इस तरफ जाएंगे तो ये कौन सी दिशा है? ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा है। और 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, यानी कि वेस्ट दिशा है ये। 0 डिग्री के इधर गए तो पूर्व, और 0 डिग्री के इधर गए तो पश्चिम। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा ली, ये 2 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा, और चलते चलते हम आए 10 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा पर। पश्चिम में चले तो ये 1 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा है, ये 2 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा है, और आगे बढ़े तो यहां मिलेगी आपको 10 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा। अगर हम समय की बात करें तो हमने अभी अभी बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। पूर्व का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं तो 1 डिग्री पूर्व पर कितने होंगे? 4 मिनट बढ़ा दीजिए आप, यानी कि 12:04 हो रहे होंगे। 2 डिग्री पूर्व पर कितने होंगे? 3.25 मिनट बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर आ रहा है। 12:08 हो गए होंगे। और 10 डिग्री पर, बोलिए 10 डिग्री ईस्ट पर कितना समय होगा? 10 × 4, यानी कि 0 डिग्री से कितना? 40 मिनट समय आगे होगा। बोलिए जल्दी फटाफट से, कितना समय आगे होगा? 40 मिनट समय आगे होगा। कितना? 40 मिनट, यानी कि 12:40 यहां पर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपकी। चलिए पीछे की ओर देखते हैं, वेस्ट की ओर देखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, पश्चिम का समय पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। अगर 0 डिग्री ग्रीनविच की रेखा पर 12 बजे हुए हैं तो 1 डिग्री वेस्ट पर 4 मिनट कम होगा समय, यानी कि 11:56 हो रहा होगा। 2 डिग्री वेस्ट की बात करें, पुनः 1 डिग्री का अंतर, इसका मतलब 4 मिनट और घटाइए, यानी कि 2 डिग्री वेस्ट पर इस समय 11:52 का समय हो रहा होगा। और 10 डिग्री वेस्ट की अगर हम बात करें
तो कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा? 10 × 4 बराबर 40 मिनट का, यानी कि जो ग्रीनविच का समय है और जो 10 डिग्री वेस्ट का समय है उसमें 40 मिनट का अंतर होगा। और वेस्ट का समय कैसे होता है? पीछे। इसका मतलब यहाँ कितने बज रहे होंगे? 11:20। बोलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपकी। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए, कमेंट करिए जल्दी फटाफट से, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। सारी चीज एकदम क्लियर करा देंगे इसी क्लास के अंतर्गत, कुछ रहने नहीं देंगे। भले ही निःशुल्क क्लास है लेकिन पूरे दिल और पूरे जान से आपको पढ़ाएंगे। आप भी कहेंगे हाँ अरुण सक्सेना सर ने कुछ हमको पढ़ाया। आपकी दुआएं मुझे आगे बढ़ाएंगी और कोई चीज मुझे आगे नहीं बढ़ा सकती। चलिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से अपनी कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी 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 करिए, जल्दी फटाफट करिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले मुद्दे की ओर। एक सवाल हम आपको देने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक सवाल, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, गणित का सा एक सवाल है। क्वेश्चन है, माना किसी बिंदु ए से होकर 20 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा गुजरती है। बीस डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा गुजरती है। 20 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा गुजरती है, यह सवाल हम कराएंगे आपको। 20 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा गुजरती है, वहीं किसी बिंदु बी से होकर 25 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा गुजरती है। रेखा गुजरती है, दोनों बिंदुओं के समय में अंतर बताइए। दोनों बिंदुओं के समय में अंतर बताइए। अंतर कितना होगा ये बताना है आपको, फटाफट से उसी ट्रिक से निकलेगा जो हमने बताया। देखिए, मैंने आपको बताया है कि किसी बिंदु ए से होकर 20 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा गुजरी, वहीं बिंदु बी से होकर 25 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा गुजरी। हमें केवल यह देखना है इन दोनों बिंदुओं के बीच कितनी डिग्री का अंतर है। 25 - 20 बराबर 5 डिग्री का। 1 डिग्री पर समय में कितना अंतर आता है? 4 मिनट का। तो 20 डिग्री पर समय में कितना अंतर आएगा? वो सॉरी 5 डिग्री पर समय में कितना अंतर आ जाएगा? 5 डिग्री पर बोलिए, 5 × 4 बराबर 20 मिनट का। कितना अंतर आया? 20 मिनट का। चूंकि B किस दिशा में? पूर्व। A के सापेक्ष किस दिशा में? पूर्व। अतः B का समय A की तुलना में 20 मिनट आगे होगा। B का समय A से कितना आगे होगा? 20 मिनट आगे होगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आपके आ गया होगा। और अगर सवाल आपकी समझ में आ गया तो इसका मतलब टाइम की कैलकुलेशन करना, देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण करना भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम कराएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।